हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी शानदार वीडियो ये आपका होने वाला है। इसमें राजस्थान जीके के कुछ सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसी तरीके के रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, जिससे आपकी राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। काफ़ी शानदार सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके PYQ होने वाले हैं, यानी कि ये आपके पुराने पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? पहला कथन है, 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई। तो 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई। क्या ये बात सही है? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता यहाँ पर पूछी गई है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी झुंझुनू जिले की हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कितनी है, तो ये आप बताएंगे कितनी है दोस्तों? 86.9% है। तो लगभग 86.9% सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी झुंझुनू जिले की हो जाएगी। दूसरा कथन है, 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। तो भैया ये आपका गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता दर तो आपकी कहाँ की हो जाएगी? कोटा जिले की हो जाएगी। तो सर्वाधिक साक्षरता दर आपकी कोटा जिले की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो ये 76.6% आपकी कोटा जिले की साक्षरता है, जबकि जयपुर जिला आपका सेकंड नंबर पर आता है। यहाँ पर साक्षरता आपकी 75.5% हो जाएगी। ठीक है, तो ये कथन आपका दोस्तों गलत हो गया। तीसरा कथन देखिए, 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही। तो प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। लगभग 69.5% आपकी पुरुष साक्षरता दर सबसे कम प्रतापगढ़ जिले की रही है। तो यहाँ पर A और C आपका बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, तो केवल B यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या बोला गया है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो केवल B आपका सही नहीं है। A और C तो आपका सही हो जाएगा। जल्दीबाजी में ऐसे सवाल कभी कभार गलत हो जाते हैं। सवाल हमको आता है, लेकिन हम क्या करते हैं? सही नहीं है, सही है, पढ़ने में गलती कर देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। और वो एक सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है दोस्तों सिलेक्शन के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ओरण क्या है? तो राजस्थान में ओरण क्या है? तो ओरण क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान की पवित्र उपवन। जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंतर्गत जो पवित्र भूमि होती है उसे आपका ओरण कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। ओरण सर्वाधिक आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? तो ये आपको बाड़मेर और जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। कहां पर? बाड़मेर जैसलमेर में आपको दोस्तों ओरण भूमि देखने को मिलेगी। अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले दोस्तों, बाड़मेर और जैसलमेर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहां पर यह विवाद हो गया था। जो ओरण भूमि थी उसको बचाने के लिए लोगों ने आवाज उठाई थी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना है, बाड़मेर जैसलमेर। अगला सवाल देखिए, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, अजमेर। तो ये जयपुर से भी गुजरती है, राजसमंद से गुजरती है, अजमेर से गुजरती है, लेकिन सवाई माधोपुर से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर B आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका एक ही आंसर बचता है ACD। ये थोड़ा डीप लेवल का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। सोनालिका, गंगा, सुनरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किसमें हैं? तो सोनालिका, गंगा, सुनरी, चंबल 65। तो यहां पर तो 4 नाम दे दिए गए आपको। इतना आसान सवाल है। सोनालिका भी दे दिया गया, गंगा भी दे दिया गया, सुनरी दे दिया गया और चंबल 65 दे दिया गया। अभी आपका RSM SSB ने दोस्तों आपका ये चंबल 65 जो है ये पूछा गया था। ओनली उन्होंने चंबल 65 दिया है, तो एक दिया जाता है ना, तब थोड़ा टफ रहता है। यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, तो ये किसकी किस्म हो जाएगी? गेहूं की किस्म हो जाएगी। तो चंबल 65 भी आप याद रखेंगे, इंडिविजुअली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए मक्का की किस्में कौन सी है, तो मक्का की तो आपको पता है दोस्तों, माही धवल जो है ये मक्का की हो जाएगी आपकी। और माही सुगंधा अगर आपसे पूछी जाए तो माही सुगंधा किसकी हो जाएगी? तो माही सुगंधा जो है दोस्तों ये आपकी चावल की किस्म हो जाएगी। ठीक है। और माही कंचन और माही धवल आपकी मक्का की हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर दोस्तों आपको सुमेलित करना है, लोहागढ़, स्वर्णकोटी, दिलवाड़ा मंदिर, कैला देवी। तो सबसे सिंपल सवाल है ये आपका। लोहागढ़ जो है ये कहां पर हो जाएगा? आपका भरतपुर में हो जाएगा। स्वर्णकोटी आपकी टोंक में हो जाएगी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू में हो जाएगा। और कैला देवी का मंदिर आपका करौली में हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप सुमेलित करते हैं तो क्या आपका राइट आंसर जाएगा? A में आपका 3rd जा रहा है, B में आपका 4 जा रहा है। तो यहाँ पर 3rd, 4, C में आपका 1 हो गया, D में आपका 2nd हो गया। ऑप्शन 3rd यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिले में सुमेलित नहीं है? ऐसा सवाल आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, जहां पर आपके सीमेंट के कारखाने दिए जाते हैं और उनसे उनकी स्थिति दी जाती है, यानी कि उनका जिला दिया जाता है और सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है बिरला व्हाइट सीमेंट नागौर। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिरला व्हाइट सीमेंट जो है दोस्तों ये आपका नागौर में हो जाएगा, ठीक है। और व्हाइट सीमेंट का जो सर्वप्रथम कारखाना आपका स्थापित किया गया था वो कहाँ पर स्थापित किया था? नागौर में ही स्थापित किया गया था 1984 में। तो सफेद सीमेंट का कारखाना 1984 में गोड्डन नागौर में आपका स्थापित किया गया था। मंगलम सीमेंट कोटा बिल्कुल सही है। राजश्री सीमेंट यहाँ पर उदयपुर दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। राजश्री सीमेंट आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपका नागौर में है। ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये खारिया मीरापुर नागौर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? खारिया मीरापुर नागौर में हो जाएगा, ठीक है। एक आपका खारिया खंगार जोधपुर में है, वो आपका व्हाइट सीमेंट का कारखाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो गया। एसीसी सीमेंट आपका बूंदी में हो जाएगा, तो ये बात आप याद रखिए, एसीसी सीमेंट बूंदी, राजश्री सीमेंट आपका नागौर, मंगलम कोटा, बिरला व्हाइट सीमेंट पूछा जाए तो नागौर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः है। तो यहाँ पर बाल लिंगानुपात पूछा गया है, वो भी कौन सा? आपका शहरी बाल लिंगानुपात। तो सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा गया है? शहरी बाल लिंगानुपात पूछा गया है। राजस्थान के बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो कितना है? 888 है। इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? 888 बाल लिंगानुपात है, ठीक है। अब 888 में से अगर बात की जाए ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, ग्रामीण बाल लिंगानुपात और शहरी बाल लिंगानुपात कितना है? तो शहरी बाल लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो वो 874 है, और ग्रामीण बाल लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना है? 892 है। तो ये तो आपका ग्रामीण लिंगानुपात है, ये आपका शहरी बाल लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर यह पूछा गया है शहरी बाल लिंगानुपात में भी कौन से जिले अधिकतम और न्यूनतम है? तो इनमें भी 874 में भी कौन सा आपका अधिकतम है, कौन सा आपका न्यूनतम है? तो अधिकतम कौन सा हो जाएगा? अधिकतम आपका नागौर हो जाएगा। और न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? धौलपुर हो जाएगा। तो न्यूनतम यहाँ पर आपका धौलपुर हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ग्रामीण पूछ लिया जाए तो क्या आंसर करोगे? तो ग्रामीण का भी याद कर लो साथ के साथ। तो ग्रामीण में सर्वाधिक जो है वो बांसवाड़ा बाल लिंगानुपात हो जाएगा, और न्यूनतम अगर ग्रामीण की बात की जाए तो न्यूनतम किसका हो जाएगा दोस्तों? झुंझुनू का हो जाएगा। तो न्यूनतम ग्रामीण बाल लिंगानुपात झुंझुनू में है, अधिकतम ग्रामीण बाल लिंगानुपात आपका बांसवाड़ा में। लेकिन शहरी पूछा जाए तो नागौर में सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात है, धौलपुर में आपका सबसे कम शहरी बाल लिंगानुपात है। तो ये आप चारों बातें ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल खंभात की खाड़ी में विसर्जित करती है? तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। खंभात की खाड़ी और एक आपको याद रखनी होती है कच्छ की खाड़ी, इन दोनों का सवाल काफी बार एग्जाम में आता रहता है। तो साबरमती जो है दोस्तों इसका उद्गम कहां से होता है? तो कोटड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये कहां पर जाकर गिरती है? तो ये आपकी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। पश्चिमी बनास और लूनी जो है दोस्तों ये दोनों आपकी कहां पर गिरती है? तो ये आपकी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और माही जो है ये भी आपकी दोस्तों खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी बनास का उद्गम कहां से होता है? तो नया सानवारा सिरोही से इसका उद्गम होता है। तो ए और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर सही पूछा गया है तो ए और सी आपका राइट हो गया। अगला सवाल देखिए, बिलाली तथा बरवाड़ा है। तो बिलाली तथा बरवाड़ा क्या हो जाएगा? तो बिलाली आपकी कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। बरवाड़ा आपकी कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो ये आपकी अलवर में है, ये आपकी जयपुर में है। और ये क्या हो जाएंगी? उत्तरी अरावली की दोस्तों चोटियां हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिलाली अलवर में है, बरवाड़ा आपकी जयपुर में है। अच्छा, बरवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? ये अगर आपसे पूछ ली जाए तो बता दोगे क्या? बरवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? तो 786 मीटर जो है ये आपकी बरवाड़ा की ऊंचाई है। और अगर आपसे बिलाली की ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी है? तो 775 मीटर जो है ये बिलाली की ऊंचाई है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी आपकी रघुनाथगढ़ है, जो कि बार बार एग्जाम में आती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। और अगला सवाल आपका एग्जाम में बनेगा, उत्तरी अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये आप मुझे बताइए, उत्तरी अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये आपकी खो हो जाएगी, जो कि आपकी कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर है। तो अगर ये वाला सवाल भी आपका बने तो गलत मत करना। खो आपकी उत्तरी अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। जिस तरीके से दक्षिण अरावली की दूसरी पूछी जाती है, गुरु से शेर चोटी पूछी जाती है, उसी तरीके से खो भी आपकी पूछी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले सवाल सबसे इजी होते हैं दोस्तों। 1-2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आपका काम हो जाता है। भेड़ जो है इसकी नस्ल है सोनाड़ी। सोनाड़ी किसकी? भेड़ की नस्ल है। गोवंश की नस्ल कौन सी हो जाएगी? गिर आपकी गोवंश की नस्ल है। ऊंट जो है बीकानेरी ऊंट होता है आपका। बर्बरी जो है ये किसकी नस्ल हो जाएगी? बकरी की नस्ल हो जाएगी। तो सुमेलित कर दीजिए। सेकंड हो गया आपका, फिर आपका 4 हो गया, तो सेकंड 4, फिर यहाँ पर आपका दोस्तों 3rd हो गया, और डी में 1 हो गया।
यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ शासक राज सिंह ने, ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये सवाल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मेवाड़ शासक राज सिंह जो है दोस्तों, इनके बारे में बात की जा रही है। राज सिंह जो है, इनका कार्यकाल क्या रहा था, तो 1652 से लेकर 1680 तक ये शासक रहे हैं, यानी 1652 में इन्होंने अपना पद संभाला था। और जब राज सिंह ने अपना पद संभाला था तब उस समय मुगल शासक कौन था, शाहजहां था। लेकिन बाद में शासक कौन बना था, जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था तो औरंगजेब शासक बना था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के प्रगणों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सत्य है? पहला कथन है, टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई। तो ये बात बिल्कुल सही है। टीका दौड़ की जो रस्म होती थी दोस्तों, उसके तहत जो मेवाड़ शासक राज सिंह थे, ये क्या करते थे, जो चौकियां होती थी उनको हड़प लेते थे या फिर उन पर कब्जा कर लेते थे। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, यानी ए कथन आपका सही है। पहली मुगल चौकी मांडल थी, तो पहली मुगल चौकी आपकी मांडल थी, ये बात भी आपकी सही है। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। ये मांडल आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए थे, तो 58,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए थे, लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा आपके प्राप्त हुए थे। तो यहां पर आपका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, और यहां पर बिल्कुल सही पूछा गया है, तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सुना होगा दोस्तों, राज सिंह जो थे, इनका कार्यकाल 1652 से 1680 मैंने आपको बताया, और आपको पता होगा जो औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर लगाया गया था उसका विरोध भी इन्होंने किया था, तो वो बात भी आप ध्यान रखें। जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के सोनगरा चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो एक कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी 1181 में। कब की गई थी? 1181 में। 1182 भी आपको देखने को मिल सकता है, 1181 आपका क्लास 10th की किताब में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा जब स्वागत किया जाता है तो इस रिवाज को क्या कहेंगे? अब दोनों बातें अलग अलग है दोस्तों। यहां पर क्या बोला गया है? वर पक्ष का वधु के पिता के द्वारा, यानी वधु के पिता के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? मधुपर्क कहेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मधुपर्क को सामेला भी बोल दिया जाता है, या फिर इसे दोस्तों आपका क्या बोला जाता है? ठुमावा भी बोला जाता है, ठुमावा भी इसे बोल दिया जाता है। तो मधुपर्क, सामेला और ठुमावा तीनों आप ध्यान रखिए। तो वधु के पिता के द्वारा जब स्वागत किया जाएगा तो मधुपर्क होगा। ठीक है, अच्छा एक बात आप बताइए, वर पक्ष के द्वारा जब स्वागत किया जाता है वधु का, उसको क्या कहा जाता है? वो भी आप कमेंट करके बताना। ठीक है, वो भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, लालदासी संतों के लिए भिक्षावर्ती है समझी जाती है। है समझी जाती है, यानी है का मतलब होता है दोस्तों, आपको दोस्तों एक गंदी दृष्टि से देखा जाता है, निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लालदासी संतों के लिए भिक्षावर्ती जो है वह है समझी जाती थी, यानी ये भिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। ये क्या करते थे? ये अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें यहाँ पर सही है, और यहाँ पर सही पूछा गया है, तो ए और आर दोनों सही है। और आर जो है वो, ये आपका जो आर है ये ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लालदासी संप्रदाय जो है, लालदासी का जन्म आपका धौली धूप अलवर में हुआ था, और इनकी प्रधान पीठ आपकी नंगला जांच भरतपुर में हो जाएगी, जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? तो खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, बाबर और आपका राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस समय शांति समझौते का प्रस्ताव किसने भेजा था? तो ये आपका दोस्तों रायसेन के सलदी तंवर के द्वारा भेजा गया था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सलदी तंवर वही सलदी तंवर है जिसने धोखेबाजी की थी दोस्तों राणा सांगा के साथ। तो धोखेबाज कौन था? आपका सलदी तंवर था, तो रायसेन का हो जाएगा ये। खलकनी माता गदा का मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित होता है? तो खलकनी माता का मेला आपका भावगढ़ बंदिया को आयोजित होता है, और ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता किसने उपलब्ध करवाई थी? तो बीकानेर के थे आपके अमरचंद भाटिया, इनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। और दोस्तों ये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना इनके लिए घातक साबित हुआ। ये आपके दोस्तों इनको ग्वालियर में फांसी दी गई थी। ग्वालियर में इनको क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फांसी कब दी गई थी? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 22 जून 1858 को इनको फांसी दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है। डेट्स भी काफी ज्यादा RSMSS भी एग्जाम में पूछती है, तो डेट्स आप ध्यान रखिए। अमरचंद भाटिया जो थे ये आपके बीकानेर के थे, लेकिन ये ग्वालियर में व्यापार किया करते थे। तो 22 जून 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। और राजस्थान के 1857 की क्रांति के दौरान शहीद होने वाले जो सबसे पहले थे वो आपके अमरचंद भाटिया ही हैं। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है?
तो क्या सम्मिलित नहीं है? घाणेराव, बनेड़ा, रिया या भिणाई? तो घाणेराव, रिया और भिणाई जो है ये मारवाड़ से संबंधित है। बनेड़ा जो है ये आपका मेवाड़ से संबंधित है, ये आप ध्यान रखें, मेवाड़। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है? फल्गुबाई जो है ये आपकी चरी नृत्य से संबंधित है, गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मूलतः एक सूर्य मंदिर है? कालिका माता का मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, समिधेश्वर मंदिर। और ये चारों के चारों मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका राइट आंसर कालिका माता का मंदिर हो जाएगा, जो कि आपका 8वीं सदी में बनाया गया था गुज्जर प्रतिहारों के द्वारा, और ये आपका मूलतः एक सूर्य मंदिर है। तुलजा भवानी मंदिर जो है ये बनवीर के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, ये सवाल भी एग्जाम में बनता है। और समिधेश्वर मंदिर जो है इसे मोकल का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण मोकल के द्वारा करवाया गया था, जो कि आपका सोलंकी शैली में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? तो ये आपके सूरत खाना कहलाते हैं, और इनके द्वारा 36 कारखानों का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो परंपरागत रूप से राजस्थान के जो किसान हैं वो खेत जोतते हैं, तब किस लोक देवता के गीत गाए जाते हैं? फाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी या तेजा जी? तो ये तेजा जी के गीत गाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तेजा जी की टेर गाई जाती है दोस्तों, तो तेजा जी की टेर, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, ते और टे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका पूछा गया था। कीचक का महल जो है ये आपका किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों कीचक का महल जो है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कीचक था कौन। तो ये राजा विराट का सेनापति था, राजा विराट जो थे इनका सेनापति था। तो आपका आंसर निकल के आ गया होगा, विराट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राजा विराट का सेनापति था आपका कीचक, और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? आपको ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिल जाएगा। तो ऋग्वेद में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। कीचक जो है दोस्तों, आपके बारे में, कीचक के बारे में एक कहानी आपने सुनी होगी, जो द्रौपदी थी उसके साथ कीचक ने बुरा व्यवहार किया था, तो भीम के द्वारा ये मारा गया था, ठीक है। तो कीचक का महल यहाँ पर बेराट आपका करेक्ट होगा। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में आपकी दोस्तों वर्धा में हुई थी, महाराष्ट्र में। वर्धा आपका कहां पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? तो सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना दोस्तों आपकी 1920 में बीकानेर में हुई थी। 1920 में बीकानेर में आपकी सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में आपकी दिल्ली में हुई थी, चांदनी चौक। और मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है दोस्तों, इसको पहले मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से जाना जाता था। तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना तो आपकी 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा जोधपुर में की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में किया गया, यानी पुनः स्थापना इसकी हुई थी 1923 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजपुताना मध्य भारत सभा हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर सुमेलित करने वाला सवाल है। अणबे वाणी जो है ये सबसे सिंपल है, आपको पता होगा, रामचरण जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो अवतार चरित्र जो है ये नरहरि दास के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। राम गुण सागर आपकी प्रताप कुंवरी की हो जाएगी, और विनय मालिका दयाबाई की हो जाएगी। विनय मालिका भी आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखिए। अवतार चरित्र नरहरि दास, यानी ए में आपका थर्ड हो गया, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। तो ये ऑप्शन वाले, ये वाले सवाल आपके आराम से हो जाते हैं, मिलान वाले सवाल। राम गुण सागर प्रताप कुंवरी, विनय मालिका दयाबाई, अणबेवाणी रामचरण जी। आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ के राजचिन्ह में एक और भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? तो मेवाड़ का जो राजचिन्ह है उसमें एक तरफ तो भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? शिलादित्य, प्रताप, सांगा या राज सिंह? तो प्रताप आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब चावंड को राजधानी बनाया गया था उस समय दोस्तों मेवाड़ का राजचिन्ह जो है वो बदला गया था, और यहाँ पर भील और एक तरफ आपका राजपूत का अंकन किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। भील में भी कौन हो जाएंगे? राणा पूंजा हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एक ही आंदोलन के उद्देश्य थे। तो एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? राज्य और जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध, तो ये बात सही है। राज्य व जागीर की कचहरियों न्यायालयों का बहिष्कार, ये गलत हो जाएगा। भीलों और ग्रासियों का सामाजिक उत्थान, तो यहाँ पर अ और स आपका सही है। अगला सवाल देखिए, महाराजाधिराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों जयपुर का जो आपका गोविंद देव जी का मंदिर है ये मानसिंह के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। तो इस सवाल में मिस्टेक कर दी इन्होंने।
यहाँ पर मानसिंह लिखा है। मानसिंह के द्वारा भी एक गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में बनाया गया था दोस्तों। तो इनके द्वारा भी एक मंदिर बनाया गया है। दो मंदिर है आपके गोविंद देव जी के, एक तो आपका वृंदावन में हो जाएगा और एक आपका जयपुर में हो जाएगा। जयपुर वाले का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है और वृंदावन वाले का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया है। तो मानसिंह के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया है उसके वास्तुकार आपके मानिक चंद थे। कौन थे? मानिक चंद। अगला सवाल देखिए, अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? हरिनारायण शर्मा को जाता है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को आपकी की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर सचिव पूछे जाए तो वीपी मेनन जो थे वो यहाँ पर सचिव थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 30 सवाल मैंने आपको कराए हैं। आपके कितने सवाल यहाँ पर सही हुए ये आप कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी से। आपके 30 में से कितने सवाल सही हुए हैं? ठीक है, क्योंकि सवाल देखते आपको पता चल जाता है किसका आंसर मुझे आता है, किसका आंसर मुझे नहीं आता। तो आप कमेंट करके बताएंगे। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके बन के आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके के और वीडियोज में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।